ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां हर तरफ डर का साया है, जहां एक अनदेखा दुश्मन अमीर गरीब सबको अपनी चपेट में ले रहा है। यह हकीकत थी ब्लैक डेथ की, एक भयानक महामारी जिसने 14वीं सदी के मध्य में यूरोप, एशिया और अफ्रीका को अपनी चपेट में ले लिया था। यह बहुत बड़े दुख और मौत का समय था, जिसने मानव इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। ब्लैक डेथ, जिसे ब्यूबोनिक प्लेग भी कहा जाता है, यर्सिनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण फैला था। ये जानलेवा बीमारी चूहों पर रहने वाले पिस्सुओं के खून के जरिए फैलती थी। ब्लैक डेथ सिर्फ एक बीमारी नहीं थी, ये एक सामाजिक और आर्थिक तबाही थी। ब्लैक डेथ मानव जीवन की नाजुकता और संक्रामक बीमारियों की विनाशकारी शक्ति की याद दिलाता है। ब्लैक डेथ जंग की आग की तरह फैल गया। यह ज्यादातर व्यापारिक मार्गों से होकर फैलता था। प्लेग बैक्टीरिया ले जाने वाले पिस्सू चूहों को संक्रमित करते थे, जो अक्सर इंसानों के पास रहते थे। ये संक्रमित पिस्सू फिर इंसानों को काटते थे और ये जानलेवा बीमारी फैलाते थे। अक्सर प्लेग ले जाने वाले चूहों से भरे जहाज इस बीमारी के वाहक बन गए और इसे एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक तेजी से फैलाते रहे। जमीन पर बैक्टीरिया व्यापारियों और यात्रियों के साथ सफर करते थे और चुपके से पूरे महाद्वीपों में फैलते गए। मध्ययुगीन शहरों की भीड़भाड़ और गंदगी ने चूहों और पिस्सुओं के पनपने के लिए उपयुक्त जगह प्रदान की, जिससे प्लेग तेजी से फैल गया। डर और गलत जानकारी ने भी अपनी भूमिका निभाई। लोग अक्सर संक्रमित इलाकों से भाग जाते थे और अनजाने में इस बीमारी को नई जगहों पर ले जाते थे। ब्लैक डेथ एक भयानक बीमारी थी जो अक्सर दर्दनाक और भयानक मौत का कारण बनती थी। इसका सबसे आम रूप ब्यूबोनिक प्लेग लिम्फ नोड्स में सूजन का कारण बनता था, जिन्हें ब्यूबोज कहा जाता था, जो कमर, बगल या गर्दन में दिखाई देते थे। ये ब्यूबोज बहुत दर्दनाक होते थे और मवाद से भरे होते थे। अन्य लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और अत्यधिक कमजोरी शामिल थी। कुछ मामलों में प्लेग एक और भी घातक रूप सेप्टिसेमिक प्लेग में बदल जाता था, जो रक्त प्रवाह को संक्रमित करता था। इससे बुखार, ठंड लगना, अत्यधिक कमजोरी, सदमा और अंततः अंग विफल हो जाते थे। इसका एक और रूप न्यूमोनिक प्लेग फेफड़ों को प्रभावित करता था और खांसने और छींकने से फैलता था, जिससे यह बहुत ज्यादा संक्रामक हो जाता था। समाज बिखर गए। ब्लैक डेथ का प्रभाव। ब्लैक डेथ का दुनिया भर के समाजों और अर्थव्यवस्थाओं पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। अनुमानित 75 से 200 मिलियन लोगों की मौत के साथ प्लेग ने दुनिया की आबादी के एक बड़े हिस्से को मिटा दिया। श्रमिकों की कमी ने कृषि और वाणिज्य को पंगु बना दिया, जिससे व्यापक आर्थिक गिरावट आई। इतने कुशल कारीगरों और मजदूरों की मौत ने उत्पादन और व्यापार को बाधित कर दिया। जीवन के भारी नुकसान और आर्थिक तंगी से निपटने के लिए लोगों के संघर्ष के कारण सामाजिक अशांति और उथल-पुथल मच गई। प्लेग का धर्म और कला पर भी गहरा प्रभाव पड़ा, जिससे डर और धर्मपरायणता दोनों को बढ़ावा मिला। प्लेग की गूंज, सीखे गए सबक। ब्लैक डेथ इस बात की कड़ी याद दिलाता है कि संक्रामक बीमारियां मानवता पर कितना ज्यादा कहर बरपा सकती हैं। ये प्रकोपों को रोकने और नियंत्रित करने में सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों, स्वच्छता और शुरुआती पहचान के महत्व पर प्रकाश डालता है। प्लेग दुनिया की परस्पर संबद्धता और सीमाओं के पार बीमारियों के प्रसार में आसानी को भी रेखांकित करता है। ब्लैक डेथ से सीखे गए सबक सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी की तैयारी के प्रति हमारे दृष्टिकोण को सूचित करते रहते हैं। ब्लैक डेथ हालांकि मानव इतिहास का एक काला अध्याय है, लेकिन इसने चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य में प्रगति को आगे बढ़ाया। इसने समाजों को संक्रामक बीमारियों की वास्तविकताओं का सामना करने और उनका मुकाबला करने के लिए रणनीति विकसित करने के लिए मजबूर किया। आधुनिक दुनिया में ब्लैक डेथ। हालांकि ब्लैक डेथ एक दूर की भयावहता की तरह लग सकता है, लेकिन प्लेग अतीत की बीमारी नहीं है।
दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अभी भी इसके प्रकोप होते हैं, जो हमें सतर्कता और तैयारी के महत्व की याद दिलाते हैं। आधुनिक चिकित्सा ने एंटीबायोटिक दवाओं के साथ प्लेग के इलाज में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन जीवित रहने के लिए शुरुआती पहचान और इलाज महत्वपूर्ण है। ब्लैक डेथ संक्रामक बीमारियों की विनाशकारी शक्ति और सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों से निपटने में वैश्विक सहयोग के महत्व की कड़ी याद दिलाता है। ये निरंतर अनुसंधान, जन जागरूकता और एक स्वस्थ और अधिक लचीला विश्व के निर्माण की प्रतिबद्धता की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। चेचक एक बहुत ही भयानक बीमारी थी। इसने हजारों सालों में लाखों लोगों को मार डाला। यह बीमारी वेरियोला नाम के वायरस से होती थी। चेचक से पीड़ित लोगों के शरीर पर दाग रह जाते थे। कुछ लोग तो अंधे भी हो जाते थे। चेचक ने इतिहास की दिशा ही बदल दी। इसकी भयानक ताकत के आगे बड़े बड़े साम्राज्य तक ढह गए। आज चेचक पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। यह इकलौती मानव बीमारी है जिसे पूरी तरह से मिटा दिया गया है। यह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। यह इस बात का सबूत है कि वैक्सीनेशन कितना जरूरी है। चेचक की कहानी हमें याद दिलाती है कि हम सबसे खतरनाक बीमारियों को भी हरा सकते हैं। चेचक ने इंसानों को बहुत लंबे समय तक परेशान किया है। चेचक के सबूत प्राचीन काल से ही मिलते हैं। वैज्ञानिकों को मिस्र के ममियों पर इसके सबूत मिले हैं। प्राचीन चीनी लेखों में भी इसके बारे में लिखा गया है। इससे पता चलता है कि यह बीमारी कितनी पुरानी है। इसका सबसे पहला रिटन डिस्क्रिप्शन 4वीं शताब्दी ईस्वी का है। ये डिस्क्रिप्शंस भारत से मिले हैं। उसके बाद व्यापार मार्गों के जरिए चेचक एशिया और यूरोप तक फैल गई। इसने पूरी दुनिया की आबादी को तबाह कर दिया। 18वीं और 19वीं शताब्दी में चेचक एक वैश्विक समस्या बन गई। यूरोपीय उपनिवेशवाद के कारण यह बीमारी और तेजी से फैल गई। यह अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंची और वहां भयानक तबाही मचाई। लाखों नेटिव लोग मारे गए। इसका इन पॉपुलेशंस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। चेचक का युद्ध पर भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। इसने सेनाओं को कमजोर कर दिया और युद्धों के नतीजे बदल दिए। कई बार तो युद्धों का फैसला चेचक के आउटब्रेक से ही होता था। सेक्शन 4, रिकॉग्नाइजिंग द एनिमी। चेचक एक बहुत ही भयानक बीमारी थी। इसमें तेज बुखार आता था और शरीर पर दर्दनाक चकत्ते हो जाते थे। ये चकत्ते पस से भरे फोड़े का रूप ले लेते थे। ये फोड़े पूरे शरीर में फैल जाते थे। चेचक बहुत तेजी से फैलता था। यह हवा के जरिए और दूषित चीजों को छूने से फैलता था। इसकी मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी, 30% से भी ज्यादा। जो लोग बच जाते थे उनके शरीर पर दाग रह जाते थे। अंधापन भी एक आम बात थी। चेचक ने सभी के मन में डर पैदा कर दिया था। लोग इसका इलाज ढूंढने के लिए बेताब थे। सेक्शन 5, जेनर्स गिफ्ट। एडवर्ड जेनर एक अंग्रेजी डॉक्टर थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी खोज की। जेनर ने देखा कि दूध दुहने वाली महिलाओं को अक्सर काउपॉक्स हो जाता था। काउपॉक्स चेचक जैसी ही एक हल्की बीमारी है। जिन महिलाओं को काउपॉक्स होता था उन्हें चेचक नहीं होता था। 1796 में जेनर ने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक छोटे लड़के को काउपॉक्स का टीका लगाया। बाद में उन्होंने उस लड़के को चेचक के संपर्क में लाया। हैरानी की बात है कि उस लड़के को चेचक नहीं हुआ। जेनर ने वैक्सीनेशन की खोज कर ली थी। सेक्शन 6, ट्रायम्फ ऑफ ह्यूमैनिटी। जेनर की खोज ने चिकित्सा जगत में क्रांति ला दी। धीरे धीरे पूरी दुनिया में चेचक के टीके लगने लगे। इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म करने में सदियां लग गईं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO ने 1957 में एक वैश्विक टीकाकरण अभियान शुरू किया। यह अभियान अविश्वसनीय रूप से सफल रहा। चेचक का आखिरी मामला 1977 में सोमालिया में सामने आया था। 1980 में WHO ने चेचक को पूरी तरह से खत्म घोषित कर दिया। यह जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। चेचक का उन्मूलन इस बात का प्रमाण है कि वैक्सीन्स कितने शक्तिशाली होते हैं। यह दूसरी जानलेवा बीमारियों के खिलाफ लड़ाई में एक उम्मीद की किरण जगाता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर बीमारी के बारे में, लंग कैंसर। यह बीमारी इतनी खामोशी से हमारे शरीर में प्रवेश करती है कि हमें इसका पता भी नहीं चलता। यह बीमारी चुपके से हमारे शरीर में घर कर लेती है और बहुत से लोगों के लिए खतरा बन जाती है। लंग कैंसर के शुरुआती लक्षण अक्सर सामान्य सर्दी या खांसी जैसे होते हैं, जिससे इसे पहचानना मुश्किल हो जाता है। लंग कैंसर फेफड़ों में होने वाला एक खतरनाक ट्यूमर है, जो दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों का एक बड़ा कारण बन गया है। यह ट्यूमर धीरे धीरे बढ़ता है और फेफड़ों के कार्य को बाधित करता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। इस बीमारी को समझना, इसके लक्षणों को पहचानना और उपलब्ध इलाज के तरीकों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। लंग कैंसर के लक्षणों में लगातार खांसी, खून की खांसी, सांस लेने में कठिनाई, वजन कम होना और सीने में दर्द शामिल हो सकते हैं। अगर इन लक्षणों में से कोई भी दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। लंग कैंसर का इलाज कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। इलाज का चयन कैंसर के स्टेज और मरीज की स्थिति पर निर्भर करता है। शुरुआती स्टेज में पहचान होने पर इलाज के सफल होने की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा मरीजों के लिए मानसिक और भावनात्मक समर्थन भी बहुत महत्वपूर्ण है। परिवार और दोस्तों का सहयोग और सपोर्ट ग्रुप्स में शामिल होना मरीजों को इस कठिन समय में सहारा दे सकता है। लंग कैंसर से बचाव के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाना, धूम्रपान से बचना और नियमित स्वास्थ्य जांच करवाना बहुत महत्वपूर्ण है। जागरूकता और समय पर इलाज से इस बीमारी से लड़ना संभव है। लंग कैंसर तब होता है जब फेफड़ों में असामान्य कोशिकाएं बेकाबू होकर बढ़ने लगती हैं। ये कोशिकाएं नियमों को नहीं मानती और तेजी से बढ़ती रहती हैं, जिससे ट्यूमर बनता है। जैसे के अंगों में फैल सकता है और उनके काम में रुकावट डाल सकता है। इसके अलावा लंग कैंसर की कोशिकाएं शरीर के दूसरे हिस्सों में भी फैल सकती हैं। शुरुआती समय में लंग कैंसर के अक्सर कोई लक्षण नहीं दिखाई देते, जिससे इसका जल्दी पता लगाना मुश्किल हो जाता है। यह एक कारण है कि नियमित स्वास्थ्य जांच इतनी महत्वपूर्ण है, खासकर उन लोगों के लिए जो धूम्रपान करते हैं या जिनके परिवार में कैंसर का इतिहास है। लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, कुछ चेतावनी के संकेत मिल सकते हैं जिन पर ध्यान देना आवश्यक है। यह संकेत शरीर में हो रहे परिवर्तनों को दर्शाते हैं और इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जैसे कि लगातार खांसी जो समय के साथ बढ़ती जाए। यह खांसी सूखी हो सकती है या बलगम के साथ हो सकती है। अगर खांसी 3 हफ्तों से अधिक समय तक बनी रहती है तो यह एक गंभीर संकेत हो सकता है। या खून वाली बलगम आए जो फेफड़ों में किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है। यह स्थिति तुरंत चिकित्सा ध्यान देने की मांग करती है। सांस लेने में तकलीफ जो फेफड़ों में ट्यूमर के कारण हो सकती है। यह ट्यूमर वायु मार्ग को अवरुद्ध कर सकता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। सीने में दर्द जो गहरी सांस लेने, खांसने या हंसने पर बढ़ सकता है। और बिना किसी कारण वजन का कम होना। यह वजन कम होना अचानक और बिना किसी स्पष्ट कारण के हो सकता है, जो शरीर में हो रहे किसी गंभीर परिवर्तन का संकेत हो सकता है। यह याद रखना जरूरी है
कि ये लक्षण दूसरी बीमारियों के कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि संक्रमण या अन्य फेफड़ों की समस्याएं। इसलिए इन लक्षणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और तुरंत चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए। इसलिए डॉक्टर से पूरी जांच कराना बहुत जरूरी है। एक सही निदान और समय पर उपचार से जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है और बीमारी के प्रगति को धीमा किया जा सकता है। नियमित स्वास्थ्य जांच और लक्षणों पर ध्यान देना आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने के महत्वपूर्ण कदम हैं। लंग कैंसर का पता लगाने के लिए कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं, जिनमें शामिल हैं छाती का एक्सरे, सीटी स्कैन और एमआरआई। बायोप्सी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें फेफड़ों के ऊतकों का एक छोटा सा नमूना लेकर उसकी जांच की जाती है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि कैंसर है या नहीं, और अगर है तो कितना फैल चुका है। अब बात करते हैं उन कारणों की जिनकी वजह से लंग कैंसर होता है। हालांकि इसके सटीक कारणों का पता नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो इस बीमारी का खतरा बढ़ा देती हैं। धूम्रपान करना, चाहे खुद करें या दूसरे के धुएं के संपर्क में आए, लंग कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। इसके अलावा प्रदूषण, एस्बेस्टस और रेडॉन जैसे रसायनों के संपर्क में आने से भी यह बीमारी हो सकती है। लंग कैंसर से बचाव के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपनी जीवन शैली को स्वस्थ बनाएं। स्वस्थ जीवन शैली का मतलब है कि हम नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियों में शामिल हों, जैसे कि सुबह की सैर, योग या जिम में व्यायाम। यह न केवल हमारे फेफड़ों को मजबूत बनाता है, बल्कि हमारे पूरे शरीर को भी स्वस्थ रखता है। और उन बातों से दूरी बनाए रखें जो इस बीमारी का खतरा बढ़ाती हैं। प्रदूषण से बचना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी संभव हो, हमें स्वच्छ और ताजगी भरी हवा में सांस लेनी चाहिए। अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां प्रदूषण अधिक है, तो मास्क पहनना और घर के अंदर एयर प्यूरिफायर का उपयोग करना फायदेमंद हो सकता है। धूम्रपान छोड़ देना या शुरू ही न करना। धूम्रपान हमारे फेफड़ों के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह न केवल लंग कैंसर का कारण बनता है, बल्कि अन्य कई गंभीर बीमारियों का भी कारण बन सकता है। अगर आप धूम्रपान करते हैं, तो इसे छोड़ने के लिए आज ही कदम उठाएं। और अगर आप धूम्रपान नहीं करते, तो इसे कभी भी शुरू न करें। अपने घर और कार्यस्थल को धूम्रपान मुक्त रखना। यह सुनिश्चित करें कि आपके आसपास का वातावरण धूम्रपान मुक्त हो। अपने घर और कार्यस्थल पर नो स्मोकिंग के संकेत लगाएं और अपने परिवार और सहकर्मियों को भी धूम्रपान न करने के लिए प्रेरित करें। नियमित रूप से व्यायाम करना। व्यायाम हमारे फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और उन्हें मजबूत बनाता है। दौड़ना, तैराकी, साइकिल चलाना और योग जैसे व्यायाम हमारे फेफड़ों के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। हर दिन कम से कम 30 मिनट का व्यायाम करने की कोशिश करें। फल और सब्जियों से भरपूर भोजन करना। हमारे आहार में ताजे फल और सब्जियों का समावेश हमारे फेफड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है। विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर ये खाद्य पदार्थ हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। और शराब का सेवन सीमित करना, ये सभी बातें हमारे फेफड़ों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकती हैं। शराब का अधिक सेवन हमारे फेफड़ों के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में ही सेवन करें। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम अपने फेफड़ों को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं और लंग कैंसर के खतरे को कम कर सकते हैं। लंग कैंसर के इलाज के लिए कई तरह के तरीके उपलब्ध हैं, जैसे कि सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। डॉक्टर मरीज की स्थिति और कैंसर के प्रकार के हिसाब से इलाज का फैसला करते हैं। लंग कैंसर के साथ जीना मरीज और उनके परिवार के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसे समय में परिवार और दोस्तों का साथ बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा कई समर्थन समूह और संसाधन उपलब्ध हैं, जो मरीजों और उनके परिजनों को भावनात्मक और वित्तीय रूप से मदद कर सकते हैं। हालांकि लंग कैंसर
एक गंभीर बीमारी है, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में लगातार हो रहे शोध से नए इलाज सामने आ रहे हैं। वैज्ञानिक और डॉक्टर इस बीमारी को बेहतर ढंग से समझने और इसके इलाज के लिए नए तरीके ईजाद करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि भविष्य में इस बीमारी का पूरी तरह से इलाज संभव हो पाएगा। दोस्तों, लंग कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में जागरूक रहना और समय पर इलाज कराना बहुत जरूरी है। धूम्रपान न करें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और नियमित रूप से अपनी जांच कराते रहें। याद रखें, जीवन बहुत खूबसूरत है और नमस्कार, आप देख रहे हैं मेड मेनिया। आज हम जानेंगे नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में, जो एक समय पर एक शक्तिशाली विस्फोटक था और अब एक महत्वपूर्ण हृदय रोग की दवा है। आइए जानते हैं इसके इस अनोखे सफर के बारे में। नाइट्रोग्लिसरीन का आविष्कार 1847 में इटालियन रसायनज्ञ अस्कानियो सोबरियो ने किया था। यह अत्यधिक विस्फोटक रसायन है और इसे मुख्य रूप से डायनामाइट के रूप में इस्तेमाल किया गया। अल्फ्रेड नोबेल ने इसे वाणिज्यिक रूप से उपयोगी बनाया और इसे सुरक्षित रूप में परिवर्तित किया, जिसे हम आज डायनामाइट के रूप में जानते हैं। 19वीं शताब्दी के अंत में चिकित्सकों ने देखा कि नाइट्रोग्लिसरीन की छोटी मात्रा लेने पर रक्त वाहिकाएं चौड़ी हो जाती हैं, जिससे रक्त प्रवाह में सुधार होता है। यह खोज नाइट्रोग्लिसरीन को चिकित्सा में उपयोग करने के लिए प्रेरित किया। हृदय रोगों में उपयोग नाइट्रोग्लिसरीन मुख्य रूप से एंजाइना पेक्टोरिस के इलाज में उपयोग होता है। यह हृदय की धमनियों को चौड़ा करता है, जिससे रक्त और ऑक्सीजन का प्रवाह बेहतर होता है और हृदय को राहत मिलती है। कैसे काम करता है नाइट्रोग्लिसरीन? नाइट्रोग्लिसरीन शरीर में प्रवेश करने पर नाइट्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड धमनियों को चौड़ा करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, जिससे हृदय पर दबाव कम होता है और दर्द में राहत मिलती है। निष्कर्ष: नाइट्रोग्लिसरीन का सफर एक विस्फोटक से लेकर एक महत्वपूर्ण हृदय दवा तक का है। यह साबित करता है कि वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रयोग हमें नई दिशाओं में ले जा सकता है और मानव जीवन में महत्वपूर्ण सुधार ला सकता है। उम्मीद है आपको नाइट्रोग्लिसरीन की यह जानकारी रोचक लगी होगी। ऐसे ही और भी रोचक विषयों के लिए हमारे चैनल मेड मेनिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल मेड मेनिया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पैनक्रेटाइटिस के बारे में। पैनक्रेटाइटिस होता क्या है? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पैनक्रियाज क्या होता है। तो पैनक्रियाज पेट का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है। यह जीवन रक्षक हार्मोन इंसुलिन का प्रोडक्शन करता है, जो शरीर में खून में के शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। इसके अलावा और कई डाइजेस्टिव प्रोडक्ट जैसे कि बनाने में, सीक्रेट करने में काम करता है, जो आहार को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं, जैसे कि एंजाइम, बाइकार्बोनेट सीक्रेशन एंड बाइल जूस। अब बात करते हैं पैनक्रेटाइटिस क्या होता है। तो पैनक्रेटाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन इन पैनक्रियाज। यह एक पेट से संबंधित समस्या है जो अचानक या लंबे समय तक चल सकती है। इसके कारण पेट में सूजन, दर्द, पैनक्रियाटिक फंक्शन में खराबी या उससे जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अब बात करते हैं टाइप्स के बारे में। तो पैनक्रेटाइटिस है, ये 2 टाइप्स का होता है। पहला एक्यूट पैनक्रेटाइटिस,
इसके जो सिम्टम्स होते हैं उसमें पेट में सूजन, दर्द संबंध और इससे संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। दूसरा होता है क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस। क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस जो होता है इसमें क्या होता है कि आप जो भी प्रॉब्लम्स है वो लॉन्ग लास्टिंग इन्फ्लेमेशन हो सकता है। क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस में एक्यूट पैनक्रेटाइटिस की तरह टेम्परेरी पेन नहीं होता। इसमें लंबे समय तक होने की वजह से परमानेंट डैमेज हो सकता है पैनक्रियाज में। फिर सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में इसमें है पेट में दर्द और सूजन हो सकता है पेट के ऊपरी भाग में। उसके अलावा जी मिचलाने की प्रॉब्लम हो सकती है, डायरिया हो सकता है, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन हो सकते हैं और जिससे कि ड्राइनेस हो सकता है, भूख कम लगना या वेट कम होना। इसके अलावा रैपिड हार्ट टेम्परेरी लॉस हो सकता है। उसके अलावा दिल की धड़कन तेज हो सकती है। डायग्नोसिस की हम बात करें तो अगर जो डायग्नोसिस का क्राइटेरिया होता है उसमें ये होता है कि डॉक्टर्स हमारी जो पेशेंट हिस्ट्री होती है, मेडिकल हिस्ट्री होती है, उसके अकॉर्डिंग कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन करता है। ये डिपेंड करता है जरूरत के हिसाब से। तो सबसे पहले जो हम करते हैं वो एब्डोमिनल एक्सरे होता है, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन करते हैं और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एमआरआई एंड ब्लड टेस्ट करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। अब कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो पैनक्रियाटिक के कॉम्प्लिकेशन में सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि अगर प्रॉब्लम का सही समय पे इलाज ना किया जाए या नहीं सही डायग्नोज ना किया जाए तो ये बीमारी कुछ ज्यादा ही खतरनाक रूप ले लेती है। जैसे कि आपका कैंसर हो सकता है, पैनक्रियाटिक इन्फेक्शंस, उसके बाद सेप्सिस एंड अदर डायबिटीज, उसके अलावा डायबिटीज हो सकता है। अब लाइफस्टाइल और मैनेजमेंट की बात करें तो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट रोल ये होता है कि जनरली जो हम फूड ले रहे हैं, जो हम फैटी फूड ले रहे हैं, हमें उसको अवॉइड करना है। फ्राइड फूड को अवॉइड करना है, एक्सेसिव अल्कोहल कंजप्शन को कम करना है और स्मोकिंग को कम करना है। इसके अलावा हमारा डाइटिशियन हमें एक प्रिस्क्राइब डाइट प्लान देता है जिसके अकॉर्डिंग हमें उस प्रिस्क्रिप्शन को डाइट फॉलो करना है। एडुकेट स्लीप लेनी है, रेगुलर एक्सरसाइज करना है और स्ट्रेस रिड्यूस करके हम इस टेक्निक से अपने पैनक्रियाटिस के प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। डाइटरी रिकमेंडेशन में भी सेम चीज यही है कि हमें डाइटरी फूड्स में यूज करने हैं। फैटी और फ्राइड फूड को कम करना है, एक्सेसिव अल्कोहल को कम करना है, स्मोकिंग बंद करनी है और डाइटिशियन के थ्रू दिया गया प्रिस्क्रिप्शन डाइट फॉलो करना है। एडुकेट स्लीप रेगुलर एक्सरसाइज लेके हम इसको कम कर सकते हैं। इसमें देखिए दिखाया गया है लोग की कुकिंग को अच्छे से करें, फ्राइंग फूड को अवॉइड करें, जो भी खाना है उसको घर पे बनाएं और इस छोटे अमाउंट में मील को यूज करें। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट्स में हम सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर आईवी फ्लूइड की जरूरत है तो हम आईवी फ्लूइड यूज करते हैं। स्टार्ट ओरल फीड्स पे हम करते हैं। अगर टॉयलेट करता है तो हम एनपी स्टेटस यूज करते हैं। अगर पेन या उससे रिलेटेड सिम्टम्स हैं तो एनाल्जेसिक यूज करेंगे। एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती है अगर इन्फेक्शियस कंडीशन होता है और जरूरत पड़ने पर अगर प्रॉब्लम ज्यादा क्रिटिकल है तो हम उसको सर्जरी भी करते हैं। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को प्रमोट करें ताकि हम ऐसी ही शानदार वीडियोस आप तक ला सकें। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। कैंसर एक जटिल बीमारी है जिसमें शरीर के असामान्य कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि और विभाजन की अधिकतम गति से वर्धन होता है। इन असामान्य कोशिकाओं को कैंसर कोशिकाएं कहा जाता है और वे स्थलीय ऊतकों और अग्रगामी रूप से प्रकृति की सामान्य कार्यक्षमता को भंग कर सकती हैं। कैंसर किसी भी शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है और यह कई विभिन्न रूपों में हो सकता है। 100 से अधिक प्रकार के कैंसर होते हैं। प्रत्येक कैंसर के अपने विशेष विशेषताएं और उपचार दृष्टिकोण होते हैं। कुछ सामान्य कैंसर के प्रकार में स्तन कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर और लुकेमिया शामिल हैं। कैंसर के विकास में आमतौर पर आनुवांशिक म्यूटेशन, पर्यावरणीय कारक और जीवन शैली के चयन का संयोजन शामिल होता है। हालांकि कैंसर के लिए कुछ जोखिम कारक व्यक्ति के नियंत्रण के बाहर हो सकते हैं, जैसे कि आनुवांशिक प्रावधान, कुछ कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थ और आयु। वहीं कुछ ऐसे जीवन शैली कारक हो सकते हैं जो कैंसर का जोखिम प्रभावित कर सकते हैं, जैसे कि तंबाकू का उपयोग,
आहार, शारीरिक गतिविधि और सूरज के प्रकाश का संरक्षण। कैंसर के लक्षण विशिष्ट हो सकते हैं और इन्हें उनके स्थान और प्रकार के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। कुछ सामान्य लक्षण शामिल हो सकते हैं, जैसे कि जरा जरा सी आवाज, ताकत में कमी, खून की कमी और कई अन्य हैं। कैंसर की जांच अलग अलग प्रकार से की जा सकती है, जैसे कि ब्लड टेस्ट, इमेजिंग टेस्ट जैसे कि एक्सरे और कंप्यूटर टोमोग्राफी, बायोप्सी आदि। कैंसर के जोखिम को कम करने और रोकने में नियमित चिकित्सकीय जांच, स्क्रीनिंग और स्वस्थ जीवन शैली का खास महत्व होता है। कैंसर के लिए उपचार विभिन्न हो सकते हैं, जैसे कि सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और प्रेसिजन मेडिसिन। उपचार का चयन कैंसर के प्रकार और स्टेज के आधार पर होता है और साथ ही व्यक्ति के सामान्य स्वास्थ्य पर भी निर्भर करता है। कैंसर के खिलाफ अनुसंधान जारी है, जिससे समझदारी, रोकथाम और उपचार रणनीतियों में सुधार हो रहा है। नियमित चिकित्सकीय जांच, स्क्रीनिंग और एक स्वस्थ जीवन शैली में रहने से कैंसर के जोखिम को कम करने में और उन लोगों के लिए जो इस बीमारी के साथ डायग्नोस होते हैं, उनके परिणामों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
इसलिए आपको अपने समुदाय में पानी जमाने के स्थलों को नष्ट करने के उपायों का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम और महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वो रोग होते हैं जिन्हें यौन संपर्क के माध्यम से प्रसारित होने वाला संक्रमण भी कहा जाता है, जो प्राथमिक रूप से यौन संपर्क के माध्यम से प्रसारित होते हैं। इन संक्रमणों का पुरुषों और महिलाओं दोनों पर प्रभाव पड़ सकता है और इनमें विभिन्न लक्षण हो सकते हैं। क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस द्वारा उत्पन्न बैक्टीरियल संक्रमण है जो जनन तंत्र को संक्रमित कर सकता है और कभी-कभी गले और गुदा को भी संक्रमित कर सकता है। आम लक्षणों में दर्द भरा पेशाब और जनन स्राव शामिल हो सकते हैं। यदि इसे बिना इलाज किए छोड़ दिया जाए तो यह महिलाओं में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज (PID) जैसी गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। गोनोरिया गोनोकोकस नामक बैक्टीरियम द्वारा उत्पन्न बैक्टीरियल संक्रमण है। इसके लक्षणों में दर्द भरा पेशाब, जनन स्राव और कुछ मामूली मामलों में इसका उपचार न करने पर गंभीर समस्याएं भी हो सकती हैं। इसका गला और गुदा पर भी प्रभाव हो सकता है। सिफिलिस ट्रेपोनेमा पैलिडम द्वारा उत्पन्न बैक्टीरियल संक्रमण है। यह कई चरणों में बढ़ता है और त्वचा पर दाने, बुखार और सूजी हुई लाइम्फ नोड्स जैसे विभिन्न लक्षणों का कारण हो सकता है। ह्यूमन इम्यूनोवायरस (HIV) प्रतिरक्षा प्रणाली पर आक्रमण करता है और इलाज न किया जाए तो यह इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम (AIDS) का कारण बन सकता है। यह एक वायरस संक्रमण है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर कर देता है, जिससे शरीर में संक्रमण और बीमारियों से लड़ने की कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस HSV द्वारा उत्पन्न होता है। इसके दो प्रकार होते हैं, HSV1 और HSV2, जो मुख्य रूप से ओरल हार्पिस या जेनिटल हार्पिस का कारण हो सकते हैं। इसके लक्षणों में जानलेवा दर्द वाले छाले या फोड़े शामिल होते हैं। इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन एंटीवायरल दवाइयां प्रकोपों को प्रबंधित कर सकती हैं। HPV वायरस का समूह है जिसमें से कुछ मामूली वार्ड्स का कारण बन सकते हैं और अन्य को विभिन्न कैंसर जैसे कि गर्भाशय कैंसर से जोड़ा जा सकता है। HPV टीके कैंसर के कुछ सबसे सामान्य कैंसर वाले स्ट्रेन्स के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपलब्ध है। हेपेटाइटिस वो वायरल संक्रमण है जो प्राथमिक रूप से लीवर को प्रभावित करता है। ये यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है जब संक्रमित खून या अन्य शारीरिक तरल द्रव के संपर्क में आता है। इलाज नहीं होने पर हेपेटाइटिस से लिवर इन्फेक्शन और लिवर कैंसर हो सकता है। STDs के बचाव में महत्वपूर्ण है और इसमें सुरक्षित यौन संबंध बनाना, टीकाकरण करवाना जैसे कि HPV और हेपेटाइटिस B के टीके, और यदि आप यौन रूप से सक्रिय हैं तो नियमित जांच करवाना शामिल है। STD का समय पर पता लगाना और उसका इलाज करवाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे संगठनों को रोकने और उनके प्रसार को कम करने में मदद मिल सकती है। अगर आपको लगता है कि आपको STD है या आप संकट में हैं, तो चिकित्सक से सलाह लेना और जांच करवाना महत्वपूर्ण है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मेडमीनिया में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो हमारे जीवन के कई समयों पर प्रभावित करता है, कंजक्टिवाइटिस, जिसे आमतौर पर पिंक आई के नाम से जाना जाता है। अब मैं जानता हूं कि यह सबसे शानदार विषय नहीं हो सकता है, लेकिन इसको अच्छी तरह से समझना महत्वपूर्ण है। कंजक्टिवाइटिस होती क्या है? यह आपकी आंख के सफेद हिस्से को ढकने वाले क्लियर टिश्यू की सूजन है जो आपके आंख के अंदर भी लगती है। इसकी वजह बैक्टीरिया, वायरस, एलर्जी या विदेशी पदार्थ जैसे कई कारक भी हो सकते हैं। कैसे पता करें कि कंजक्टिवाइटिस हुआ है? इसके कुछ मुख्य लक्षण होते हैं। सबसे स्पष्ट लक्षण है आपकी आंखों के सफेद भाग में लालिमा। आपको खुजली, आंखों में रेतीला एहसास, ज्यादा आंसू, पीला या हरा रंग का निकलने वाला तरल भी महसूस हो सकता है। कभी कभी आपकी आंखें रोशनी के प्रति भी संवेदनशील हो सकती हैं। अब जब हम लक्षणों को जानते हैं तो चलिए बात करते हैं प्रतिरोध और उपचार की। कंजक्टिवाइटिस से बचने के लिए स्वच्छता का पालन करना महत्वपूर्ण है। आंखें छूने या रगड़ने से बचें, खासकर अगर आप किसी से मिल रहे हैं जिन्हें पिंक आई है। नियमित रूप से हाथ धोएं और तौलिए या मेकअप ब्रश की तरह व्यक्तिगत वस्त्रों को साझा न करें। अगर आपको कंजक्टिवाइटिस है तो चिंता न करें, यह आमतौर पर गंभीर नहीं होती और इसका आसानी से इलाज किया जा सकता है। यदि यह बैक्टीरिया के कारण हुई है तो आपके डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक, आंखों की ड्रॉप या औषधि लिख सकते हैं। यदि यह वायरल या एलर्जी कंजक्टिवाइटिस है तो आप बाजार में मिलने वाले आंखों की ड्रॉप मॉक्सीफोर्ड, ऑप्टीबेक्स का उपयोग करके लक्षणों को कम कर सकते हैं।
ध्यान दें, कंजक्टिवाइटिस ठीक होने तक आपको कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहनना है और फिर से संक्रमण से बचने के लिए अपने आईग्लास को बार बार साफ करना न भूलें। आशा है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी और ज्ञानवर्धक रही होगी। यदि आपके पास कोई प्रश्न है या किसी और विषय को लेकर वीडियो बनानी हो तो कृपया नीचे कमेंट में बताएं। इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप इसी तरह के और वीडियोज का आनंद ले सकें। स्वस्थ रहें और अगले वीडियो में मिलते हैं। Here is a cell, the basic unit of all living tissue. In most human cells, there is a structure called the nucleus. The nucleus contains the genome. In humans, the genome is split between 23 pairs of chromosomes. Each chromosome contains a long strand of DNA, tightly packaged around proteins called histones. Within the DNA are sections called genes. These genes contain the instructions for making proteins. When a gene is switched on, an enzyme called RNA polymerase attaches to the start of the gene. It moves along the DNA, making a strand of messenger RNA out of free bases in the nucleus. This determines the order in which the free bases are added to the messenger RNA. This process is called transcription. Before the messenger RNA can be used as a template for the production of proteins, it needs to be processed. This involves removing and adding sections of RNA. The messenger RNA then moves out of the nucleus into the cytoplasm. Protein factories in the cytoplasm, called ribosomes, bind to the messenger RNA. The ribosome reads the code in the messenger RNA to produce a chain made up of amino acids. There are 20 different types of amino acid. Transfer RNA molecules carry the amino acids to the ribosome. The messenger RNA is read 3 bases at a time. As each triplet is read, a transfer RNA delivers the corresponding amino acid. This is added to a growing chain of amino acids. Once the last amino acid has been added, the chain folds into a complex 3D shape to form the protein.
नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेडमीनिया चैनल पर। यहाँ हम मेडिकल और हेल्थ साइंस की जटिल जानकारियों को आसान भाषा में समझाते हैं। क्या आप जानते हैं कि मस्तिष्क में अचानक खून की कमी आपकी जिंदगी को एक झटके में बदल सकती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्ट्रोक की, एक गंभीर और जानलेवा स्थिति। इस वीडियो में जानिए स्ट्रोक के कारण, प्रकार और इससे बचने के उपाय। वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जो मस्तिष्क की धमनियों को प्रभावित करती है और तब होती है जब मस्तिष्क में रक्त प्रवाह रुक जाता है, या तो किसी रुकावट, ब्लॉकेज या रक्त वाहिका के फटने के कारण। अगर स्ट्रोक रक्त के थक्के, ब्लड क्लॉट की वजह से होता है तो उसे इस्कीमिक स्ट्रोक कहते हैं। दैनिक जीवन में रक्त का थक्का बनना हमारे लिए फायदेमंद होता है। जब कहीं खून बहता है तो प्लेटलेट्स तुरंत क्षतिग्रस्त रक्त वाहिका की ओर दौड़ पड़ते हैं। जैसे ही प्लेटलेट्स घाव वाली जगह पहुंचते हैं, वे एक बदलाव से गुजरते हैं। सक्रिय प्लेटलेट्स छोटे छोटे टेंटेकल्स जैसी आकृतियां निकालते हैं, जैसे ऑक्टोपस में होती हैं, और वे क्षतिग्रस्त हिस्से से चिपक जाते हैं। ये टेंटेकल्स आपस में जुड़ते हैं और एक जाल जैसा ढांचा बनाते हैं जो खून की कोशिकाओं को फंसा लेता है और धीरे धीरे खून का थक्का बना देता है, जिससे खून बहना बंद हो जाता है। लेकिन स्ट्रोक के मामले में यही खून का थक्का खतरनाक बन जाता है, क्योंकि यह धमनियों को बंद कर सकता है। इस्कीमिक स्ट्रोक दो तरीकों से हो सकता है। एम्बोलिक स्ट्रोक जब शरीर के किसी हिस्से में खून का थक्का बनता है और वह रक्त प्रवाह के साथ मस्तिष्क की किसी छोटी रक्त वाहिका में फंस जाता है। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक जब रक्त धमनियों में बहता है तो यह कोलेस्ट्रॉल के कण छोड़ सकता है जो धमनी की भीतरी दीवार पर चिपक जाते हैं। समय के साथ ये प्लैक्स धमनी को संकरी कर देते हैं और रक्त के प्रवाह में बाधा बनते हैं। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक शब्द थ्रोम्बस से आया है, जिसका अर्थ है एक ऐसा रक्त का थक्का जो किसी रक्त वाहिका के अंदर ही बनता है। स्ट्रोक केवल रुकावट से नहीं, बल्कि मस्तिष्क की किसी रक्त वाहिका के फटने से भी हो सकता है। इसे हेमरेजिक स्ट्रोक कहते हैं। इसका सबसे बड़ा जोखिम कारक है उच्च रक्तचाप। हेमरेजिक स्ट्रोक को आमतौर पर सबसे घातक प्रकार का स्ट्रोक माना जाता है। स्ट्रोक के 1 साल के भीतर मृत्यु दर लगभग 50% होती है और इनमें से आधी मौतें पहले 2 दिनों में हो जाती हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए और शेयर करना ना भूलें। और हां, अगर आपने अभी तक मेडमीनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे की हेल्थ और साइंस वीडियो की सूचना समय पर मिले। आपका कोई सवाल हो या सुझाव तो नीचे कमेंट करें, हम जरूर जवाब देंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेडमीनिया चैनल पर। यहाँ हम मेडिकल और हेल्थ साइंस की जटिल जानकारियों को आसान भाषा में समझाते हैं। अगर आप एसिडिटी या सीने में जलन जैसी समस्याओं से परेशान हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एसिड रिफ्लक्स एक बहुत ही आम चिकित्सा समस्या है, जिसे नियंत्रित करने के लिए अक्सर दवाएं ली जाती हैं। 2 प्रमुख रिफ्लक्स नियंत्रण दवाओं में शामिल हैं H2 ब्लॉकर जैसे कि पेप्सिड और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। यह समझने के लिए कि ये दवाएं कैसे काम करती हैं, आइए पेट की परत पर एक नजर डालते हैं। पेट एसिड सिक्रीशन के लिए 2 मुख्य कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं, ECL कोशिकाएं और पेरिएटल कोशिकाएं। नर्व सिग्नल एक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलाइन को छोड़ता है, जिसे सफेद गोले से दिखाया गया है। यह एसिटिलकोलाइन दोनों कोशिका प्रकारों पर मौजूद बैंगनी मस्केरिनिक रिसेप्टर्स से जुड़ता है। ECL कोशिका एक और न्यूरोट्रांसमीटर हिस्टामीन छोड़ती है, जिसे नीले गोले से दर्शाया गया है, जो फिर पेरिएटल कोशिका पर मौजूद नारंगी H2 रिसेप्टर्स से जुड़ता है। जब दोनों रिसेप्टर्स सक्रिय होते हैं
तो पेरिएटल कोशिका प्रोटॉन पंप को एक बहुत ही शक्तिशाली सिग्नल भेजती है, जिससे पेट में एसिड सिक्रीशन होता है। लेकिन जब कोई H2 ब्लॉकर दवा ली जाती है तो यह H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, जिससे हिस्टामीन उनसे नहीं जुड़ पाता। अब केवल एसिटिलकोलाइन ही मस्करिनिक रिसेप्टर्स को सक्रिय करता है, जिससे प्रोटॉन पंप को कमजोर सिग्नल मिलता है और एसिड का उत्पादन घट जाता है। वहीं पीपीआई दवाएं और भी गहराई में असर करती हैं। ये सीधे प्रोटॉन पंप को बंद कर देती हैं, चाहे पेरिएटल सेल कितनी भी एक्टिव क्यों न हो। इसलिए पीपीआई दवाएं H2 ब्लॉकर से कहीं ज्यादा प्रभावी मानी जाती हैं। हालांकि इन दोनों दवाओं का लंबे समय तक उपयोग सुरक्षित नहीं माना जाता, क्योंकि इससे हड्डियों की कमजोरी, विटामिन की कमी और कई अन्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसे में एक प्राकृतिक और सुरक्षित विकल्प सामने आता है, सोडियम एल्गिनेट, जो समुद्री शैवाल से बनाया जाता है। यह जब भोजन के बाद लिया जाता है तो यह ग्रासनली और पेट की परत को कोट करता है और एक जेलनुमा तैरती परत, जिसे हम राफ्ट कहते हैं, बना देता है। ये राफ्ट पेट से ग्रासनली की ओर जाने वाले एसिड को शारीरिक रूप से रोकता है, जैसे किसी ढक्कन से बोतल का मुंह बंद कर दिया जाए। क्योंकि यह प्राकृतिक है, इसलिए शरीर धीरे धीरे इसे पचा लेता है और इसीलिए इसे हर भोजन के बाद और सोने से पहले लेना जरूरी होता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए और शेयर करना ना भूलें। और हां, अगर आपने अभी तक मेडमीनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको आगे की हेल्थ और साइंस वीडियो की सूचना समय पर मिले। आपका कोई सवाल हो या सुझाव तो नीचे कमेंट करें, हम जरूर जवाब देंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहें, खुश रहें, धन्यवाद। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेडमीनिया चैनल पर। यहां हम मेडिकल और हेल्थ साइंस की जटिल जानकारियों को आसान भाषा में समझाते हैं। अगर आप एसिडिटी या सीने में जलन जैसी समस्याओं से परेशान हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको जानकारी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। एसिड रिफ्लक्स एक बहुत ही आम चिकित्सा समस्या है, जिसे नियंत्रित करने के लिए अक्सर दवाएं ली जाती हैं। दो प्रमुख रिफ्लक्स नियंत्रण दवाओं में शामिल हैं H2 ब्लॉकर, जैसे कि पेप्सिड और प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। यह समझने के लिए कि ये दवाएं कैसे काम करती हैं, आइए पेट की परत पर एक नजर डालते हैं। पेट एसिड सिक्रीशन के लिए दो मुख्य कोशिकाएं जिम्मेदार होती हैं, ECL कोशिकाएं और पेरिएटल कोशिकाएं। नर्व सिग्नल एक न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिलकोलाइन को छोड़ता है, जिसे सफेद गोले से दिखाया गया है। यह एसिटिलकोलाइन दोनों कोशिका प्रकारों पर मौजूद बैंगनी मस्करिनिक रिसेप्टर्स से जुड़ता है। ECL कोशिका एक और न्यूरोट्रांसमीटर हिस्टामीन छोड़ती है, जिसे नीले गोले से दर्शाया गया है, जो फिर पेरिएटल कोशिका पर मौजूद नारंगी H2 रिसेप्टर्स से जुड़ता है। जब दोनों रिसेप्टर्स सक्रिय होते हैं तो पेरिएटल कोशिका प्रोटॉन पंप को एक बहुत ही शक्तिशाली सिग्नल भेजती है, जिससे पेट में एसिड सिक्रीशन होता है। लेकिन जब कोई H2 ब्लॉकर दवा ली जाती है तो यह H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती है, जिससे हिस्टामीन उनसे नहीं जुड़ पाता। अब केवल एसिटिलकोलाइन ही मस्करिनिक रिसेप्टर्स को सक्रिय करता है, जिससे प्रोटॉन पंप को कमजोर सिग्नल मिलता है और एसिड का उत्पादन घट जाता है। वहीं पीपीआई दवाएं और भी गहराई में असर करती हैं। ये सीधे प्रोटॉन पंप को बंद कर देती हैं, चाहे पेरिएटल सेल कितनी भी एक्टिव क्यों न हो। इसलिए पीपीआई दवाएं H2 ब्लॉकर से कहीं ज्यादा प्रभावी मानी जाती हैं। हालांकि इन दोनों दवाओं का लंबे समय तक उपयोग सुरक्षित नहीं माना जाता, क्योंकि इससे हड्डियों की कमजोरी, विटामिन की कमी और कई अन्य साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ऐसे में एक प्राकृतिक और सुरक्षित विकल्प सामने आता है, सोडियम एल्गिनेट, जो समुद्री शैवाल से बनाया जाता है। यह जब भोजन के बाद लिया जाता है तो यह ग्रासनली और पेट की परत को कोट करता है और एक जेलनुमा तैरती परत, जिसे हम राफ्ट कहते हैं, बना देता है। यह राफ्ट पेट से ग्रासनली की ओर जाने वाले एसिड को शारीरिक रूप से रोकता है, जैसे किसी ढक्कन से बोतल का मुंह बंद कर दिया जाए। क्योंकि यह प्राकृतिक है, इसलिए शरीर धीरे धीरे इसे पचा लेता है और इसीलिए इसे हर भोजन के बाद और सोने से पहले लेना जरूरी होता है।
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय दीजिए और शेयर करना न भूलें। और हां, अगर आपने अभी तक मेडमीनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको आगे की हेल्थ और साइंस वीडियो की सूचना समय पर मिले। आपका कोई सवाल हो या सुझाव तो नीचे कमेंट करें, हम जरूर जवाब देंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।